देन वी विल सी केयर ऑफ हैंड्स एंड नेल्स। तो आपको पता है कि आपके हाथ पूरे दिन हम कुछ ना कुछ चीज़ें छूते रहते हैं, आर्टिकल्स छूते रहते हैं, ऑब्जेक्ट्स को छूते रहते हैं। और इन आर्टिकल्स में, इन सब्सटेंसेस में, इन चीज़ों में इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें अटैच रहते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं, और उनकी हम हैंडलिंग पूरे दिन करते रहते हैं। इसलिए हमको अपने हैंड्स को सोप और क्लीन वाटर से थॉरली वॉश करना चाहिए, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, और टॉयलेट जाने के बाद। ठीक है, तो हमें अपने हाथ बहुत प्रॉपरली वॉश करने चाहिए। और नेल्स जो हमारे हैंड्स में, फिंगर्स में होते हैं, उन नेल्स को हमको प्रॉपरली ट्रिम करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। और नेल्स बाइटिंग की बहुत लोगों को हैबिट होती है, तो नेल बाइटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नेल्स के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शियस बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। और जब उन नेल बाइटिंग जब हम करते हैं तो नेल्स के साथ साथ वो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए नेल बाइटिंग इज़ वेरी बैड हैबिट, तो नेल बाइटिंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हम कुछ पिक्चर्स देखेंगे, ये कुछ प्रॉब्लम्स, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं नेल्स की। यहाँ पे कैल्शियम डिफिशियंसी का आपको पिक्चर दिया हुआ है। देन ये कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी, जो कि एक जेनेटिकल डिसऑर्डर होगा। ठीक है, देन दिस इज अ बाइटिंग नेल्स, नेल्स को काटने की वजह से इस तरह से आपने देखा होगा, जो लोग रेगुलर बेसिस पे नेल्स को हमेशा काटते रहते हैं, उनके फिंगर्स आप ऑब्जर्व करेंगे वो बहुत ही डिफरेंट आपको दिखाई देंगे ना, नॉर्मल तरीके से, वो नॉर्मली अपीयरेंट फिंगर की तरह आपको नहीं दिखाई देंगी। सो नेल बाइटिंग शुड नॉट बी डन, राइट, in order to protect yourself from infectious bacteria. Then comes care of the eyes. आइज़ को गुड कंडीशन में रखने के लिए क्या करना चाहिए? आइज़ को आपको दिन में 3 या 4 बार साफ पानी से ज़रूर वॉश करना चाहिए, ताकि कोई भी डस्ट या कुछ भी आपकी आइज़ में ना रहे। और अगर आइज़ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इन्फेक्शन है, तो उसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली कराना चाहिए, बिकॉज यू नो आइज़ आर वेरी डेलिकेट। और आइज़ को डस्ट, स्मोक, ब्राइट लाइट से बचाना चाहिए। तो कैसे बचाएंगे? बाय यूजिंग द गॉगल्स। ठीक है, गॉगल्स लगाकर आप तेज़ रोशनी से और डस्ट से, स्मोक से अपनी आइज़ को बचा सकते हैं। और जो टावल्स होती हैं, अब फिर से मैं आपको रिपीट करेंगी, जो टावल्स होती हैं उनको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि और जो भी टावल आप यूज़ करते हैं अपनी आइज़ को ड्राई अप करने के लिए, उसको जो भी मॉइस्चर है या पानी पोंछने के लिए, वो टावल भी बहुत साफ़ होना चाहिए, और उसको भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि इससे भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। ट्राइकोमा और कंजक्टिवाइटिस, ये 2 कॉमन डिजीज़ होते हैं आई के, जो कि गंदे टावल और हैंड्स और डस्ट के थ्रू ये स्प्रेड हो जाते हैं या ट्रांसमिट हो जाते हैं आइज़ में। तो ये ट्राइकोमा में क्या होता है कि इसमें इचिंग होना जो शुरू हो जाता है, आइज़ में इचिंग होता है, पेन होने लगता है, और अगर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं किया जाता है तो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। कंजक्टिवाइटिस आप लोगों ने देखा होगा कि रेडनिंग ऑफ आइज़ बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं। तो ये जो दोनों डिजीज़ हैं, ये कॉमनली तभी होते हैं जब कोई भी कंटामिनेटेड चीज़ आइज़ के कॉन्टेक्ट में आती है। अगर आपके हैंड्स गंदे हैं, टावल गंदी है, डस्ट अगर आइज़ में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आती है, तो ये डिजीज़ कॉज हो जाते हैं। आइज़ को हमेशा साफ हैंकरचीफ से ही क्लीन करना चाहिए। और काजल, हाँ, इंडियन कस्टम में आपने देखो कि काजल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा काजल लगाया जाता है। तो काजल में क्या होता है कि सेम काजल का शेयरिंग होता है। ठीक है, एक ही पेंसिल है, एक काजल पेंसिल है, काजल स्टिक है, और एक ही उसमें भी कुछ बॉक्स में भी काजल बन के आते हैं, मार्केट में देखेंगे तो छोटे छोटे बॉक्स में भी रहता है। तो या घर में भी जो लोग काजल को प्रिपेयर करते हैं, तो वो एक ही बॉक्स से सब लोग उसको यूज़ करते हैं। तो इससे भी आई इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, अलग अलग लोग सेम बॉक्स से उसको यूज़ कर रहे हैं, या एक ही काजल की स्टिक है और उसी को सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, ट्रांसमिट होता है। तो कभी भी सेम काजल या सेम काजल स्टिक्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। देन केयर ऑफ टीथ। टीथ की केयर कैसे करेंगे कि टीथ, आपको पता है कि टीथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो टूथ डिके का होता है, दांत सड़ने लगते हैं। तो क्यों होता है? अगर आप प्रॉपर टीथ की केयर नहीं करेंगे तो ये होगा। तो हम देखेंगे कैसे हम टीथ को क्लीन कर सकते हैं। हमको टीथ को क्लीन करना है सोने से पहले, जब हम सोने जा रहे हैं उससे पहले हमको ब्रश अप करना है, मॉर्निंग में ब्रश करना है, और आफ्टर एवरी मील। ठीक है, जब भी हम खाते हैं, खाने के बाद हमको ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो
जो भी खाना हम खाते हैं उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो दांतों में कहीं कहीं पे वो छिप जाते हैं, अटक जाते हैं, और वो बाद में फिर वही बैक्टीरिया उन पे काम करते हैं और उसको सड़ाते हैं। उसकी वजह से टीथ का आपके येलो कलर के भी हो जाते हैं और उसमें कैविटी फॉर्मेशन भी हो जाता है। देन बहुत ज़्यादा स्वीट, बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारे टीथ के प्रॉब्लम हो जाते हैं। ठीक है, टीथ इन्फेक्शन हो जाएगा, गम इन्फेक्शन हो जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, आप लोगों को मैंने डेंटेशन में टीथ के सारे पार्ट पढ़ा दिए थे, तो टूथ का स्ट्रक्चर पढ़ाया था। तो हम देखेंगे कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है, व्हाइट कलर की इनामल, वो डिस्ट्रॉय हो रही है। उसके बाद में डेंटाइन डिस्ट्रॉय हो रहा है। उसके बाद में कैविटी के पल्प कैविटी डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है, डिके हो रही है, सड़ रहा है, ठीक है, इस तरह से ये सड़ता चला जाता है। और लास्ट में देख रहे हैं कि इसके अंदर पूरा पस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, पूरा कैविटी बन जाएगी, पस फॉर्मेशन होगा और ये पूरा का पूरा टूथ खराब हो जाएगा। तो ये कैसे होगा? दैट इज बिकॉज ऑफ जब अगर आप प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते हैं अपने टीथ की, तो ये सिचुएशन आ जाती है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर टीथ। देन कम केयर ऑफ ईयर्स। ईयर्स की केयर कैसे करनी? ईयर्स हमको हमेशा क्लीन रखने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी ईयर को अगर क्लीन करना है तो उसमें जो वैक्स होती है इनसाइड, उसको हमको रेगुलर इंटरवल्स में उसको क्लीन करते रहना है। और कैसे क्लीन करेंगे? बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट स्वैप से, ठीक है। ईयरबड्स आते हैं मार्केट में, तो उससे आप उसको क्लीन कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना ज़रूरी होता है। और कभी भी कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट आपको अपने ईयर के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, आपके ईयर के अंदर जो ईयर ड्रम्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। वो डैमेज हो जाएंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा। तो यू शुड नॉट यूज़ एनी सच पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स इन योर ईयर्स। और अगर कभी ऐसा हो जाता है एक्सीडेंटली कोई इंसेक्ट्स अंदर चला जाता है, तो उसमें भी क्या करना है कि मिनरल ऑयल आप अपने कान में डाल सकते हैं, क्योंकि जब वो ऑयल आप डालेंगे तो वो इंसेक्ट्स को इनएक्टिवेट कर देगा। वो इंसेक्ट्स जो है वो मर जाएगा कान में ही, और जब आप कान को इन्वर्ट सीधा करेंगे तो ऑयल के साथ में वो बाहर निकल आएगा। और उसके बाद आपको जाके इमीडिएटली डॉक्टर को भी दिखाना है कि कोई प्रॉब्लम उसकी वजह से अगर हो भी सकती है, तो आप जाके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर ईयर। देन ब्रीदिंग एंड स्नीजिंग। तो हमें ब्रीथ कैसे करना है? सिर्फ नोज से करना है, ठीक है। माउथ से हमको कभी सांस नहीं लेनी चाहिए, नोज से लेनी चाहिए। और जिस वक्त हम स्नीज करते हैं, हम छींकते हैं, उस समय हमको क्या करना है कि हैंकरचीफ लेके अपने माउथ और नोज पर रखना है, ताकि जो हमारे सामने लोग हैं उनकी तरफ जब आप स्नीज करते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, तो वो इट शुड नॉट गो आउट, ठीक है। तो वो दूसरों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है। इफ़ यू हैव एन इन्फेक्शन देन इट कैन बी स्प्रेड बाय स्नीजिंग एंड coughing, right? So you have to always put handkerchief in front of your mouth और nose पर लगाना है, ताकि आप जब स्नीज कर रहे हैं या कॉफिंग कर रहे हैं तो दूसरों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप भी सेफ रहें। और ब्रीदिंग जब भी करनी है, जब भी आप सांस लें तो आप नोज से ही सांस लें, मुंह से सांस ना लें, क्योंकि अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो जितना भी बाहर जम्स वगैरह हैं सब वो आपके मुंह के अंदर जाएंगे, ठीक है। इट विल गो इनसाइड एंड कॉज प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज फिजिकल एक्सरसाइज। तो रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे हार्ट को और सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत ही अच्छी कंडीशन में रखता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की इफ़िशियंसी इंप्रूव होती है, वो और अच्छे से काम करता है। लंग्स की जो वर्किंग इफ़िशियंसी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। और इसकी वजह से, यानी कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इससे हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक या मोटापा जो है वो, ये सब चीज़ें जो हैं ये रिड्यूस होती हैं और मोटापा रुकता है। और जो आपके जॉइंट्स हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में जो जॉइंट्स हैं वो बहुत प्रॉपरली काम करते हैं और आप बहुत अच्छा फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं। देन रेगुलर एक्सरसाइज इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो यू ऑन वन वे यू ऑलवेज मेंटेन योर हेल्थ, आपकी हेल्थ हमेशा मेंटेन रहेगी। और हर एज ग्रुप के लोगों को एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, करना चाहिए, ज़रूरी होती हैं। जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके लिए रेगुलर लॉन्ग वॉक और जेंटल वॉक, ठीक है, तो वो एक रेगुलर लॉन्ग और जेंटल वॉक ही करें, वो भी उनके लिए काफ़ी होता है, राइट। देन रेस्ट एंड स्लीप। रेगुलर स्लीप, रिलैक्सेशन और रिक्रिएशन, प्ले, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, मेंटेन रहती है। तो आपको प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। और
ये डिपेंड करती है, कितना सोना ये डिपेंड करती है कि ये किस तरह का वर्क आप करते हैं, आपका सेक्स क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, या आपकी फिजिक कैसी है, आप मोटे हैं या पतले हैं, या आपकी एज कैसी, इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट ऑफ रेस्ट आपको लेना चाहिए, कितना स्लीप आपको लेना चाहिए। रेस्ट और रिलैक्सेशन ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपके माइंड को फ्रेश रखती हैं और आपकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करके रखती हैं। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे और रेस्ट नहीं करेंगे तो आपको थकावट महसूस होगी, और इसकी वजह से आप जो काम कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, आप उतना अच्छे से उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बॉडी टिश्यू भी जो आपके हैं वो भी बहुत जल्दी जल्दी वेयर अप टेयर अप होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आप रेस्ट और रिलैक्स होते हैं तो उस समय आपकी जो बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी रिपेयरिंग होती है, सेल्स और टिश्यूज़ की। तो इसलिए रेस्ट लेना और स्लीप लेना, रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर बॉडी, यानी कि फिजिकल हेल्थ के लिए भी और मेंटल हेल्थ के लिए भी। देन वी विल सी द हेल्दी हैबिट्स। क्या है हेल्दी हैबिट्स? डेवलपिंग गुड हैबिट्स एंड रेगुलरिटी इन डेली लाइफ। तो क्या चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करनी चाहिए? गोइंग टू बेड एट अ फिक्स टाइम एट नाइट एंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि रोज़ रात में एक फिक्स टाइम पर सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। खाने को आपको रेगुलर टाइम पे ही खाना चाहिए और जल्दी सोने के लिए जाना चाहिए, और डिनर के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए। ठीक है, डिनर करने के बाद आप 2 आवर्स 3 आवर्स आपको रिलैक्स करना है, आप हल्का लाइट वॉक कर लीजिए, जो भी कर, लेकिन इमिडिएटली आपको डिनर के बाद नहीं सोना चाहिए। देन बवल शुड बी पास एवरीडे, प्रेफरली इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में बवल पास करना बहुत ज़रूरी है। देन सम फिजिकल एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट फॉर ऑल एज ग्रुप। तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज हमको करना ही है, चाहे कोई भी एज ग्रुप के कोई हो, ठीक है, बड़े हों, बच्चे हों या ओल्ड पीपल्स हों, या इस तरह से हर एक एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ भी लाइट, बच्चे हैं तो लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। देन गिविंग अप बैड हैबिट्स। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको बैड हैबिट्स को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन सी बैड हैबिट्स हैं? स्मोकिंग, ठीक है, तम्बाकू खाना, स्मोकिंग करना, बीटल और गुटखा खाना, ये सब चीज़ें छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बैड हैबिट्स के अंदर आती हैं। क्योंकि अगर आप स्मोकिंग वालों को देखेंगे, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं उनको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, लंग इन्फेक्शन हो जाता है, लंग कैंसर हो जाता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तम्बाकू खाने से, जो तम्बाकू लोग खाते हैं ना, टबैको ईटिंग से जो माउथ का कैंसर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। देन बहुत ज़्यादा अगर अल्कोहल यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे अल्कोहल क्या करता है कि रिफ्लेक्सेस को डैमेज करता है, लीवर को स्लो डाउन करता है, रिफ्लेक्सेस को और लीवर को डैमेज कर देता है, और लास्टली ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्रूफ होता है। देन नींद की गोलियां लेना या स्टिमुलेंट लाइक मॉर्फिन और हीरोइन, ये सब चीज़ें लेने से बहुत सारे फिजिकल और मेंटल डिजीजेस भी हो जाती हैं। तो ये सारी बैड हैबिट्स छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।